Hello students, good evening to all of you. So this is third lecture of electrophilic aromatic substitution. Today we will discuss the directive influence of the electro group already present in any benzene ring, like electron releasing group are already present or electron withdrawing groups are already present. What is their effect on incoming electrophile, where they will direct to incoming electrophile, etc. But at first, suppose you are having a benzene ring, and this benzene ring having electron releasing group ERG. This is say one situation where electron releasing group is attached. Say electron releasing group will be in form of plus M or plus hyperconjugation, or you can say ki plus I. So electron releasing group can be in form of plus M, in form of plus Hc, in form of plus I, means mesomeric effect, hyperconjugation, and inductive effect. So the electron releasing group will increase the density, electron density in the benzene ring. Means you can say ki electron releasing group will increase electron density in the benzene ring. So overall the density of ring will increase. Electron density in the ring, in the benzene ring will increase. And definitely this situation is a more favorable situation for incoming electrophile. अपन ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेंजीन रिंग में ज्यादा हो जाएगी, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, सो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेटर सिचुएशन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है. अब यहाँ पे अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए किसी भी वजह से, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये जो सेंटर है सुटेबल हो जाएगा. इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा क्योंकि उसको तलाश इलेक्ट्रॉन की है. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाने की वजह से रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाता है. और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेटर सिचुएशन हो जाएगी. वहां पे ज्यादा आसानी से, ज्यादा तेजी से वो अटैक करेगा, मुझे जो लगता है. क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी वजह से बढ़ गई इनमें से, वजह तो मेसोमेरिक इफेक्ट है, या हाइपर कंजुगेशन है, या इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती बढ़ जाती है. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे कि मान लिया कि OH. अब ये जो OH है बेटा, ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा. तो प्लस एम इफेक्ट से रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेगा प्लस एम इफेक्ट से, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि CH3. अब आप देखिए CH3 में हाइपर कंजुगेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड इंटर करेगा. इनफैक्ट इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि कार्बन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ इंटर कर जाए, इसको बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ रही है. या अगर ये भी नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट प्योरली लगा हो, अगर प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट लगा हो, सपोज करें कि कार्बन पे यहाँ पे लगा है 3 मिथाइल, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ग्रुप क्या करेगा? ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. सो ये तीनों ही केस है, हाइपर कंजुगेशन का, प्लस एम का, या इंडक्टिव इफेक्ट का, जहां पे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. और उससे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है रैपिड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेहतर प्लेस मिल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर पाएगा. सो कहने का मतलब ये है कि ERG will accelerate the rate of ES reaction. So we can say ERG यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG accelerate the rate of ES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है. राइट?
या आप कह सकते हैं कि इट कैन एक्टिवेट, ERG कैन एक्टिवेट right, the EAS can activate the electrophilic aromatic substitution as compared to normal benzene, as compared to normal benzene, as compared to normal benzene, normal benzene। तो ये आपको बहुत सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि अगर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, चाहे वो मेसोमेरिक इफेक्ट के फॉर्म में हो प्लस, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट के फॉर्म में हो, वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक बेहतर या ज्यादा बेटर सबस्ट्रेट का काम करेगा और उसकी वजह से ES का रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा। जबकि अगर मैं इसके अपोजिट एक केस लूं कि बेंजीन रिंग में अगर बेटा ERG लगा है, आपके पास बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में ग्रुप लगा है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आपकी बार लगा है। पहली बार क्या लगा था? ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा था। देखिए आप, दूसरी बार हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विल पुल द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ पुल करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग विल डिक्रीज, राइट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है किसके फॉर्म में? उसका -m यानी नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, या हो सकता है बेटा -I के फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव इंडक्टिव I के फॉर्म में हो सकता है, और इनमें से कोई भी ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल क्या उतना बेहतर तरीके से अटैक कर पाएगा? क्या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देखेंगे कि रिंग से बाहर की तरफ है, तो रिंग में आप देखेंगे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसा कोई कैरेक्टर डेवलप होगा। और इलेक्ट्रोफाइल खुद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और आप देखिए कि रिंग में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कुछ सेंटर पे आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या यहाँ पे उतना स्मूथली अटैक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये भी डिफिशिएंट सेंटर होने जा रहा है और खुद भी वो डिफिशिएंट सेंटर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग जाने की वजह से आप देखेंगे कि ES जो है उसका रेट रिटार्ड कर जाएगा, वो कम हो जाएगा। मींस आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप चाहे वो -m के फॉर्म में हो, चाहे वो -I के फॉर्म में हो, क्या करेगा? रिटार्ड्स द रेट ऑफ ES, रिटार्ड्स द रेट ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। एंड इनफैक्ट आप बोलेंगे कि इट इज अ डीएक्टिवेटर, ये क्या करेगा? डीएक्टिवेट कर देगा, ये डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा। सो EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कैन एक्ट एज अ डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर की तरह बेटा ये क्या करेगा? काम करेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपकी, मान लें कि बेंजीन रिंग यहाँ पे है और यहाँ पे मान लीजिए कि एल्डिहाइड आपका लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। आप सभी जानते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ये -m इफेक्ट लगाता है, -m इफेक्ट लगाएगा, होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड अंदर रिंग का यहाँ पे चला जाएगा और ये देखेंगे आपकी O- इधर चला जाएगा, यानी पाई बॉन्ड बाहर निकल के जा रहा है, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ सी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में आ रहा है और आपने रिंग से ही इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इट इज नॉट बेटर सिचुएशन, नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर इलेक्ट्रोफाइल, राइट। सो आप देखें यहाँ पे दो चीजें आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी कि अगर आप बेंजीन
ले लें, बेंजीन के साथ एक केस में आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ले लें, एक केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लें, तो आप ये पाएंगे कि अगर बेंजीन के ऊपर लगा है ईआरजी, बेंजीन के ऊपर ईआरजी लगा है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। एक जगह पे आपके पास प्योरली बेंजीन है और एक केस ऐसा है जहां पे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, ईडब्ल्यूजी लगा हुआ है, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये तीन केसेस आपके सामने है। एक जगह पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन की तरफ बढ़ाएगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब ई इंक्रीज करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही, यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा बेंजीन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अब इन तीनों सिचुएशन में अगर ईएस को कंपेयर किया जाए, ईएस को कंपेयर किया जाए कि ईएस भाई कहाँ सबसे ज्यादा बेहतर होगा, तो यकीन मानिए आप कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है उसका जो रेट है ईएस का वो बेंजीन से ज्यादा हो जाएगा, और बेंजीन का जो रेट है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से ज्यादा हो जाएगा। सो दिस विल बी रेट ऑफ ईएस, क्योंकि बेंजीन स्टैंडर्ड है, एक बेंजीन से ज्यादा हो गया, एक बेंजीन से कम हो गया। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है वो ज्यादा हो जाएगा रेट ईएस का, जहां पे डिक्रीज कर रही है बेंजीन से भी वो क्या हो जाएगा, रेट उसका रिटार्ड कर जाएगा, राइट। अब इसी तरह को मैं अगर एग्जांपल देके करूं कि मान लीजिए कि बेंजीन में यहाँ पे लगा है मिथाइल, सपोज करें कि यहाँ पे लगा है मिथाइल, यानी एक तरह से हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ आप देखें कि मान लीजिए यहाँ बेंजीन लगा है, और तीसरा एक केस है कि फ्लोरीन लगा हुआ है। एंड इनफैक्ट आपको बताऊं कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है, फ्लोरीन का माइनस आई बहुत डोमिनेटिंग होता है। यानी आपको पता है कि हेलोजन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका माइनस आई उसके प्लस एम से ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी जबकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। तो इन तीनों को अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा है तो रेट बेहतर हो जाएगा, और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है रेट उतना ही बेहतर हो जाएगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है आपको। अच्छा, कई बार आपको एक दो क्वेश्चन इस तरह से भी मिल जाते हैं, सपोज करो यू आर गिवन सम बेंजीन डेरिवेटिव लाइक दिस, ये बेंजीन है, इसमें लगा दिया है CH3 यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा एक केस है जहां पे उसने लगा दिया है CH2CH3 यानी कि एथाइल ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे CH2CH3। एक तीसरा केस है जहां पे उसने आइसोप्रोपाइल लगा दिया है बेंजीन के साथ यानी कि CH और 2 मिथाइल लगा दिया है एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। और एक केस अगर है आपके पास जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब कोई बोले कि यार ES का रेट लगाओ यहाँ पे, व्हाट इज द रेट ऑफ ES, एक मिथाइल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये 3 मिथाइल यहाँ पे इस तरह से हो गए। अब सामने वाला बोलता है कि यार ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ES, ES का ऑर्डर क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं मिथाइल, ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन क्यों शो करेगा कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन, और दूसरा प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से काफी मिनिमम है क्योंकि छोटा सा ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, दूसरे केस में आप देखें कि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन तो यहाँ भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा यहाँ पे प्लस आई, रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है। तीसरे केस में देखें आप केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन तो होगा लेकिन काफी कम होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट काफी बढ़िया हो गया है, इंडक्टिव इफेक्ट। और अगले वाले केस में नो हाइपर कंजुगेशन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन तो होगा नहीं, नो हाइपर कंजुगेशन, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट काफी अच्छा है, आई प्लस जो है प्लस आई मैक्सिमम है। सो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन चारों का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग इफेक्ट, मींस हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग इफेक्ट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन विल टेक डिसीजन, हाइपर कंजुगेशन डिसीजन लेगा। और उस बेस पे आप पाएंगे कि जहां पे हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा रैपिडली होगा, और उसी वजह से यहाँ पे आप देखें कि ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। कॉपी कर लिया जाए इस बात को भी।
Okay. Now you can write directive influence of the group. Directive influence of the group. Heading डालें आप. Directive influence of the group. Directive influence of the group. ये देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। बेसिक बात ये है कि अगर किसी बेंजीन रिंग में ऑलरेडी एक ग्रुप लगा है, जैसे कि मैंने कहा ना कि कई बार ईआरजी लग सकता है या कई बार इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग सकता है, तो वो जो ग्रुप लगे हैं और आने वाला सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोफाइल आने वाले को किस प्लेस पे भेजेगा, क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी वहां पे लगा है। अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन क्या होगी, हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अब कहां जाए, बेंजीन के किस कॉर्नर पे जाके लगे, किस कार्बन पे जाके लगे। सो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो तरह के ग्रुप होते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में। जो ग्रुप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ग्रुप होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक होता है बेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब एक एक ग्रुप होता है इसमें जो आने वाले को आर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आने वाले को आप आर्थो और पैरा पे भेजोगे। अच्छा, इनफैक्ट जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या ओपी इसको भी लिखते हैं, ओपी लिखते हैं इसको, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं बेटा, राइट, वो क्या होते हैं, एक तरह से मोस्टली वो एक्टिवेटर होते हैं, मोस्टली एक्टिवेटर, दे आर एक्टिवेटर। मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, एक्टिवेटर्स। मतलब रेट ऑफ ईएस को बढ़ा देंगे, है ना। मोस्टली ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि ये एक्टिवेटर होते हैं, एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देते हैं। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेते चलूं कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का एग्जांपल अगर देखें आप, तो सपोज करें कि बेंजीन है, उसके ऊपर OH लगा है यानी फिनॉल। अब आप देखिए यहाँ पे फिनॉल लगा है, फिनॉल है यानी कि OH है। आप देखिए OH जो ग्रुप है आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटा, ये दिस इज ERG। एक तरह से क्या है, ERG है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और किस फॉर्म में है, प्लस M इफेक्ट की वजह से। प्लस M इफेक्ट की वजह से इसका प्लस M डोमिनेटिंग होता है, तो प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, यानी कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ये, राइट। अब जब भी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कोई हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, सपोज करो वी आर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+, कहीं से अपने को नाइट्रोनियम आयन मिल गया। हमने कल बताया था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रोनियम आयन कहां से मिलेगा, उसके तीन सोर्सेस है, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, या एक्सेस HNO3, या N2O5 इन CCl4। सो मान लो नाइट्रोनियम आयन मिल गया और आपके पास ये, सो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा यानी नाइट्रेशन होगा, तो मैं बताऊं कि ये जो ग्रुप है OH जो ग्रुप है बेटा, ये OP है, OP यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट देगा, आर्थो पे भी नाइट्रोनियम आयन लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, OH की आर्थो पोजीशन यहाँ पे क्या लग गया, NO2 लग गया, और प्लस OH की पैरा पोजीशन क्या होती है, 1,4 पोजीशन, यानी आप OH यहाँ है, इसके 4th पोजीशन पे यहाँ सामने NO2 लग गया। यानी आप देखें कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल और प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों अपने को बन गए। इसका मतलब कि ये जो OH है, OH ग्रुप में बेंजीन में OH लग गया, तो OH विल टेक डिसीजन कि आने वाला नाइट्रोनियम आयन कहां जाए। तो OH आने वाले नाइट्रोनियम आयन को एक तो ये वाला प्लेस देता है कि मेरे आर्थो पे लग जाओ, और दूसरा ये वाला प्लेस देता है पैरा, दिस इज पैरा पोजीशन, पैरा, एंड दिस पोजीशन इज आर्थो। यानी OH ने आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजा, आर्थो पे एक बार भेजा, एक बार पैरा पे भेजा। दैट्स व्हाई यू कैन से कि OH इज अ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर वो बेंजीन में लगा हुआ है तो, राइट। मतलब आर्थो और पैरा पे इसने यहाँ पे सीधा भेज दिया। अब वो कैसे आर्थो पैरा है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अच्छा, एक दूसरा ग्रुप होता है बेटा, थोड़ी सी बात करें, दूसरा ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर, या बोल सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकेंड इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इनफैक्ट ये डीएक्टिवेटर होते हैं, दे आर डीएक्टिवेटर। ये क्या करते हैं, ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं और ईएस के रेट को भी क्या करते हैं, घटा देते हैं। दे आर डीएक्टिवेटर, मतलब ईएस को क्या करेंगे, रिटार्ड कर देंगे। जो मेटा डायरेक्टर होते हैं वो ईएस को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं। अब इस बात को मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कि मान लिया जाए कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन पे लगा है CHO फंक्शनल ग्रुप, सपोज करें C++ONH। अभी जो CHO है बेटा है -M, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, -M और -I की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की कम होगी। अब जब ऐसा ग्रुप होता है तो यहाँ पे अगर कोई आप इलेक्ट्रोफाइल ले लिया आपने, मान लिया इलेक्ट्रोफाइल आपने ले लिया NO2+, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रिएक्शन का वहां पे होना। अगर रिएक्शन होगी भी तो ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो इस मेटा पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन पे नाइट्रोनियम आयन को भेजेगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा एक तो बहुत ही स्लो रेट के साथ बनेगा, मुश्किल होगा बनना, और अगर बनेगा भी तो जो NO2 है बेटा वो कहाँ पे लग जाएगा, NO2 उसके मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यानी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके यहाँ पे लग गया। तो ये आप देखेंगे कि दो तरफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बेस पे कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट किसको करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को। मींस इफ ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसमें कि सम ग्रुप्स already present in benzene ring direct to incoming electrophile at ortho and para position are called ortho para directing groups. They are mostly activator. अच्छा, कुछ दूसरे ऐसे होते हैं बेटा, some groups already present in benzene ring direct. You can write कि some groups already present in benzene ring डायरेक्ट करने का मतलब उनको डायरेक्शन देना, डायरेक्ट टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल at meta position are called meta directing group इसको नोट कर लिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग बेटा कुछ ग्रुप को लेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आर्थो पैरा पे क्यों डायरेक्ट करता है और मेटा डायरेक्टिंग मेटा पे क्यों डायरेक्ट करता है। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर चीजें धीरे धीरे आगे की तरफ डिस्कस करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, OH। जरा देखें हम, सपोज करो वी आर हैविंग बेंजीन और इसके ऊपर आपने ग्रुप लगा रखा है OH यानी फिनॉल बन चुका है। ये OH आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। अब आपको देखने की जरूरत ये है कि ये ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है, हाउ इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जरा तो पूरी कहानी साफ हो जाएगी। जरा देखिए आप
कि अगर ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, यहाँ पे ये अंदर आ जाए, यहाँ पे बॉन्ड बनाए और ये पाई बॉन्ड टूट के इधर की तरफ जाए। अब देखिए सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी जरा देखते चलेंगे साथ में। बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना है। ये कहानी कुछ ऐसी रहेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि आपने लोन पेयर दिया है और एक लोन पेयर पड़ा रहेगा, ये एज इट इज और ये एज इट इज रहेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ ऐसा। आप देखिए कि रिंग में इलेक्ट्रॉन, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ गया आर्थो पोजीशन पे। अच्छा अगला अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर यहाँ बॉन्ड बनाए और ये टूट के इधर आ जाए, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी जरा देखिए। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हमने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया हुआ है, राइट। डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ 1 लोन पेयर। एंड आप देखिए ये बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये टूट के ऐसा कुछ आ गया। दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहां पे देखिए पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर फिर से हम लोग बनाए, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर से बनाए, तो आप देखिए कि ये पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना ले और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाए। सो देखिए कि फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है, बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। आप देखें कि आउटसाइड रिंग डबल बॉन्ड O H, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, लोन पेयर यहाँ है, ये बॉन्ड आपका बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इंटर कर जाए तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। यानी आप देखें कि अंदर अंदर पाई बॉन्ड एक पूरा रोटेट कर चुका है और आप जहां से चले थे ऑलमोस्ट आप देखिए कि वही चीज मिल गई है और आपको OH मिल चुका है। मतलब फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस वन इज फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि रिंग के पास नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, मतलब रिंग में नेगेटिव डेंसिटी दिखाई दे रही है। नेगेटिव चार्ज दिखाई देने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। किस प्लेस पे बढ़ी जरा देखो, एक तो ये प्लेस है, इस प्लेस को क्या बोलेंगे, इस प्लेस को जरा देखो, ये प्लेस जो है ये कौन सा प्लेस है, आर्थो, आर्थो प्लेस पे नेगेटिव चार्ज। ये वाला प्लेस बताओ ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस कौन सा है, पैरा। और इस वाली स्ट्रक्चर में फिर देखो ये क्या है, ये वाला प्लेस भी ध्यान से देखो, आर्थो। यानी 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 आप देखेंगे ध्यान से कि आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो कौन सी पोजीशन सुटेबल होगी उसको, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे ज्यादा हो रही है आप देख पा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेफिनेटली आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा दिखाई दे रही है। सो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, यू कैन राइट कि सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is more at आर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब वहीं पे आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। दैट इज वाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल will attack on आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ये वजह है कि आर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। और आप देख लीजिए, आप वैसे भी देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज भी रिंग में, एक तो पहली बात ये आप देखें, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरी चीज आप देखेंगे कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग, there is a negative charge in the ring, there is negative charge in the ring, which means attached group is increasing rate of ES and therefore
इट इज एक्टिवेटर, मतलब वो एक्टिवेट कर देता है, स्पीड अप कर देता है, राइट, कौन, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लिया और इस तरह से उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे यहाँ पे इंक्रीज कर गई, और आप देख रहे हैं कि आर्थो पैरा पोजीशन इज सुटेबल, मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब एक दूसरा काम करते हैं हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सपोज करें वी आर हैविंग CHO, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, आप सब जानते हैं, रेजोनेंस में बता चुका हूं आपको। अब होगा क्या, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हम लोग प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बॉन्ड निकल के यहाँ पे आएगा और पेंटावैलेंसी अवॉइड करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, आप क्लियरली देखिए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बाहर की तरफ जा रहा है, रिंग पे बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, वो देखें आप तो समझ में आ जाएगी बात आपको। यहाँ पे जहां से पाई बॉन्ड जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आर्थो पे, आउटसाइड द रिंग डबल बॉन्ड हो गया C, यहाँ पे एक H लगा हुआ है और ये O के ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है, और आप देखिए कि अंदर दो बॉन्ड अभी भी एज इट इज हैं। दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ अब थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो रिंग के अंदर ध्यान से देखिए जरा, रिंग के अंदर देखिए कि पॉजिटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड बेटा अगर यहाँ मूव कर जाए तो पॉजिटिव और पाई कंजुगेशन में है तो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी आप देखिए कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस विल बी लाइक दिस, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया है, पैरा पोजिशन पे यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, आउटसाइड डबल बॉन्ड C पे O माइनस एंड H यहाँ पे, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है, आप देख रहे हैं बहुत क्लियर तरीके से। पैरा पोजिशन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड में आर्थो पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिए फिर से ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ मूव कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज आर्थो पे वापस से पहुंच जाएगा, इस साइड वाले आर्थो पे, यानी इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा आप देखें कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये आपका डबल बॉन्ड CO माइनस एंड H, कुछ ऐसा। दिस इज फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आप देखिए कि ये अगर यहाँ पे आ जाए वापस और ये यहाँ पे आ जाए तो आप देखिए कि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई मीन फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बन गया, जहां पे अंदर अंदर पाई बॉन्ड रोटेट कर चुके हैं और बाकी सब कुछ सेम है, डबल सिंगल डबल, एंड यहाँ पे आप देखें कि एल्डिहाइड उसी तरह से C डबल बॉन्ड O H आ गया। अब आप केयरफुली देखें कि दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब आप इसमें कंक्लूजन निकालिए जरा, कंक्लूजन अगर निकालेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहला कंक्लूजन तो यही निकलने वाला है कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग, पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग decreases rate of ES, रेट ऑफ EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट डिक्रीज कर देगा, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज लेके खुद ही आ रहा है, और बेंजीन रिंग में आप खुद ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेंजीन रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। अब बेंजीन रिंग पॉजिटिवली चार्ज है और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी, रेट डिक्रीज कर जाएगा, पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात अगर ध्यान से देखें आप, तो अगर रिलेटिवली आप देखें पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे, आर्थो पैरा और आर्थो, मतलब पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा, but there is no positive charge, there is no positive charge on meta position, so relatively
relatively meta position is most suitable for incoming electrophile, और यही तो बताया है कि मेटा डायरेक्टर्स, इसीलिए वो मेटा डायरेक्टर है क्योंकि मेटा की पोजीशन पे चलो ठीक है नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन कम से कम पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं है, तो आर्थो और पैरा से बेटर पोजीशन इस केस में अब क्या मिल गई, मेटा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे डीएक्टिवेशन हो गया, डीएक्टिवेट कर गया, डीएक्टिवेटर यहाँ पे है इस तरह से। सो आप देख रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप इस तरह से लग जाए, है ना, जो मेटा डायरेक्टर हो, तो मेटा डायरेक्टर क्या होता है, मेटा डायरेक्टर इज डीएक्टिवेटर, राइट, कि मेटा डायरेक्टर और डीएक्टिवेटर्स, नोट करें आप इसको। अब इसके अलावा कुछ बातें और जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे लिखाऊंगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन आर्थो पैरा डायरेक्टर और इससे रिलेटेड चीजों के बारे में। एक्सेप्शन ये है कि एक ग्रुप ऐसा है बेटा, हेलोजन, ऑल हेलोजन आप जानते हैं क्या, एक्स क्या क्या होता है भैया, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है, मींस ऑल हेलोजन्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टर but also डीएक्टिवेटर। मतलब आप देखें कि ज्यादातर केसेस में क्या होता था कि बेटा जो आर्थो पैरा डायरेक्टर होता था वो एक्टिवेटर होता था, एक्टिवेट करता था, लेकिन हेलोजन ऐसे ग्रुप है जो क्या करते हैं कि डायरेक्ट आने वाले को आर्थो पैरा पे डायरेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन ईएस के रेट को डिक्रीज करा देते हैं। उसकी वजह ये है मोस्ट प्रोबेबली कि माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर देयर प्लस एम इफेक्ट के ऊपर हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, और माइनस आई डोमिनेट कर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, तो बेटा होगा क्या, वो रेट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन प्लस एम क्या है, आप देखिएगा डीएक्टिवेटर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, ये मतलब माइनस आई रिस्पॉन्सिबल for being deactivator, मतलब डीएक्टिवेट करने के लिए माइनस आई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो प्लस एम इफेक्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। काफी इंपॉर्टेंट सी चीज आपके सामने यहाँ पे पड़ी हुई। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि यार अपने पास एक टॉलुइन पड़ा है, से दिस इज टॉलुइन यानी मेथाइल बेंजीन, और आपके पास पड़ा है बेंजीन, और आपके पास पड़ा है क्लोरोबेंजीन। तो अब आप देखें यहाँ ध्यान से, इस केस में अगर आप देखेंगे क्लोरोबेंजीन यानी हेलोजन यहाँ पे लगा हुआ है। सो आप देखेंगे ईएस का रेट ऑर्डर अगर लगाना हुआ तो ईएस के रेट ऑर्डर में आप देखेंगे कि ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि प्लस ये हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही और ये माइनस आई से पुल करेगा हेलोजन, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ ईएस का रेट हो गया। लेकिन खास बात ये है कि आर्थो पैरा डायरेक्टर यहाँ पे दोनों हैं, आप देख लें कि ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और क्लोरीन भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ये डीएक्टिवेटर की तरह काम करेगा, डीएक्टिवेट करेगा ये, लेकिन ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। सो जनरली जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं, लेकिन हेलोजन ऐसे हैं जो डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उनका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है किसके ऊपर, प्लस एम इफेक्ट के ऊपर।
कुछ क्वेश्चन इस तरह से और लेते हैं, जैसे कई बार आपको दे दिया जाए अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन, रेट ऑफ नाइट्रेशन, राइट। रेट ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आप जानते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल दे रहा है मुझे, मैं उन मॉलिक्यूल्स को लिखता हूं और उनमें रेट ऑफ नाइट्रेशन का ऑर्डर अपने को देखना है। ऐसे कि वी आर हैविंग फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल है, दूसरा मॉलिक्यूल अपने को OCOR, यानी कि बेंजीन पे O, ऑक्सीजन लगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या लगा यहाँ पे? R लगा है। ये भी आर्थो पैराडाक्टिंग है क्योंकि लोन पेयर है यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे लग गया है CHO लग जाए बेंजीन पे, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए, C डबल बॉन्ड OH, राइट। इस तरह से ग्रुप लग जाए, फ्लोरीन लग जाए यहाँ पे, सपोज करो हेलोजन, यहाँ पे अपना लग गया फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन। अगला लग जाए OCH3, यानी बेंजीन पे ही लग जाए OCH3, और एक लग जाए NO2, बेंजीन पे ही लग जाए NO2 नाइट्रो, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 लग जाए, राइट। इस तरह से अपने पास ग्रुप लग जाए, और फिर अपने को कहा जाए कि भाई इसका ES का रेट ऑर्डर आप लगाइए, ठीक है। सो अब आप देखिए, जरा समझें इस बात को कि ये तो एक्टिवेटर है, आप देखिए A, ये तो एक्टिवेटर लगा है A में, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। B में भी आप देखेंगे तो एक्टिवेटर है क्योंकि लोन पेयर इधर आएगा। लेकिन C में अगर देखें आप तो C में क्या है कि ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, -M है, ये -M है। हेलोजन में ये -I से बाहर खींचेगा ये, और ये लोन पेयर से अंदर की तरफ देगा, मतलब ये ABCD। E में आप देखें कि E फिर से +M है, और नाइट्रो तो बहुत ही पावरफुल -M है, इस तरह से है। तो अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट लगाइए, तो सीधा सीधा आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि A जो है सबसे बेस्ट होगा, और A के बाद आप देखेंगे बेटा E, A के बाद आ जाएगा आपका E, ये भी +M है, ईथर का +M काफी अच्छा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेटा G इनफैक्ट G यहाँ पे नहीं है, इसके बाद आप देखिए G के बाद आप क्या देखें B इनफैक्ट B आ जाएगा, ये भी +M है, तो B आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब AEB आ जाएगा आपका। इसके बाद आप देखिए कि D फॉर दिल्ली, क्योंकि -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा लेकिन उतना पावरफुल नहीं करेगा, तो D आएगा। और D के बाद आप देखेंगे कि CHO का -M और नाइट्रो का -M, CHO का वीकर है, इसलिए क्या आ जाएगा C। और लास्ट में सबसे पावरफुल -M नाइट्रो का है, यानी कि F आ जाएगा। सो आप इस तरह से आप रेट लगा सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अच्छा, कई बार आप देखें कि ये जो एक्टिवेटर है OH एक्टिवेटर है, OCOR एक्टिवेटर है, यहाँ पे OCH3 एक्टिवेटर है। अब इनकी सीरीज में पोजीशन अपने को पता होनी चाहिए कि भाई किसकी पोजीशन क्या है। अगर ये पोजीशन पता है तो हम ज्यादा आसानी से ES के रेट को बेटा हम अरेंज कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं अब आपके सामने एक सीरीज लिखने जा रहा हूँ, सीरीज ऑफ एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर, सो दैट आपको प्रॉब्लम में आसानी हो। यू कैन राइट सीरीज ऑफ एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर्स, सीरीज of activators and deactivators काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर की सीरीज में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आपको यहां से लेके आगे तक किसी भी टेस्ट में अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आया तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा यहाँ पे रहेगा। तो ये सीरीज को आप ध्यान दीजिए, वहां से बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे ऊपर मैं इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं इस तरह से, O- अगर है, O के ऊपर निगेटिव चार्ज कहीं पे लगा है, सबसे ऊपर यहाँ पे रखा मैंने। इसके बाद बेटा आपका रहेगा NH2, ये ग्रुप के फॉर्म में NH2 अगर है कहीं पे, NH2 ये अगर लगा है किसी एरोमेटिक सिस्टम में। इसके बाद NHR क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। NHR के बाद बेटा NR2 ले सकते हैं आप यहाँ पे, NR2, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। इसके बाद बारी आएगी बेटा OH की, इसके बाद बारी आएगी OH एक्टिवेटर्स में, और फिर बारी आएगी बेटा OR की।
सो इनफैक्ट मैं आपको ऐसा लिख सकता हूं कि दे आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर या स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर ये है। आप देखेंगे दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर, ये जो ओ सबसे ऊपर है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर है। दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, O माइनस इज हियर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर। और जैसे जैसे नीचे आएंगे एक्टिवेशन पावर क्या होगी बेटा, कम होगी। लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यानी OR तक जो है बेटा, इन सबको आप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के लिस्ट में रख सकते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर मतलब ये अगर बेंजीन रिंग में लगे हुए हैं बेटा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को बढ़ा देंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे अगर हम कुछ ग्रुप लिखते हैं बेटा, इसके नीचे मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट डिफरेंस दिखे। इसके बाद इसके नीचे OR के नीचे आएगा बेटा NHCOR, NHCOR ये ग्रुप अगर लगा है बेंजीन में। इसके बाद OCOR लगा है, OCOR ये ग्रुप लगा है एस्टर के फॉर्म में, या R यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा है, या फिर एराइल ग्रुप लगा है बेटा AR, यानी AR का मतलब एराइल ग्रुप लगा हुआ है अगर, और CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से कुछ लगा है, CH डबल बॉन्ड CH2 इसके नीचे आएगा। और इसके नीचे आ जाएगा बेटा आपका क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं रख रहा हूं। इनफैक्ट ये जो है बेटा आपके सामने R तक मॉडरेट एक्टिवेटर है। मतलब मैं अगर कहूं कि ये यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक R तक, इनफैक्ट R तक, इसको मैं करेक्ट करूं, इनफैक्ट इसको भी करेक्ट करूं थोड़ा सा कि R तक अगर आप देखें तो मॉडरेट एक्टिवेटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो है तीनों ये बेटा मॉडरेट एक्टिवेटर है, लेकिन मॉडरेट। और उसके ऊपर वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग मॉडरेट एक्टिवेटर। दे आर मॉडरेट एक्टिवेटर, राइट, एल्काइल तक। और एराइल से लेके बेटा यहां नीचे तक इन दोनों को देखेंगे तो वीक एक्टिवेटर। और ये दोनों जो है बेटा ये वीक एक्टिवेटर है। एराइल हो गया या एल्कीन हो गया, एक्टिवेट करेगा लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं, थोड़ा बहुत एक्टिवेट करेगा। वीक एक्टिवेटर, ये वीक एक्टिवेटर्स हैं। और इनफैक्ट इसके नीचे हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन पे इस तरह से लिख रहा हूं, हाइड्रोजन को यहाँ पे सेंटर में मान लेता हूं, राइट, हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट इनफैक्ट मान लेता हूं। अब हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा कुछ दूसरा कलर लेके। सपोज वी आर हैविंग फ्लोरीन, हेलोजन यहाँ पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजन यहाँ पे बेटा। ये जो है ये क्या है, वीक डीएक्टिवेटर की सीरीज में आएंगे। ये सब कुछ वीक डीएक्टिवेटर बोले जाएंगे। मतलब ये वीक डीएक्टिवेटर हैं, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक दे आर वीक डीएक्टिवेटर, वीक डीएक्टिवेटर मतलब रिएक्टिविटी को कम करेंगे, दे आर वीक डीएक्टिवेटर्स। लेकिन एक खास बात की शुरू से लेके आखिर तक, यानी ओ से लेके यहां तक अभी जो मैंने लिखा, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। मतलब मैं बताऊं आपको कि यहां से लेके यहां नीचे तक आप जाइए, नीचे तक जाइए आप हेलोजन आयोडीन तक, दे ऑल आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स। मतलब यहां तक जो है आयोडीन तक जो है ये सब के सब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, ओपी डायरेक्टर्स, ऑल आर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। सब के सब आने वाले को आर्थो पैरा पोजीशन पे भेजते हैं। लेकिन कौन कितना ऊपर जो जितना है उतना अच्छा एक्टिवेटर है, जो जितना नीचे है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। और इनफैक्ट हेलोजन तो डीएक्टिवेटर होते हैं। आप देखिए हाइड्रोजन के ऊपर जो है, हाइड्रोजन के ऊपर एक्टिवेटर है और हाइड्रोजन के नीचे डीएक्टिवेटर है। मतलब इसके ऊपर अगर जाएंगे तो एक्टिवेटर्स हैं, और हाइड्रोजन के नीचे अगर आप देखेंगे तो डीएक्टिवेटर्स हैं, राइट। और यहां तक लेकिन एक चीज है, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी ग्रुप मैंने लिखे ये सारे के सारे ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। नाउ अब मैं कुछ और ग्रुप इसके नीचे लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देने की बात है। जैसे कि एल्डिहाइड मैंने लिख दिया CHO,
एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन यानी COR का मतलब कीटोन, इसके बाद आ जाएगा आपका COR यानी एस्टर, COR एस्टर, इसके बाद COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और इसके बाद हम लोग ले लें COCl यानी एसाइल हैलाइड, COCl। ये आप देखें ये मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स हैं, दे आर मॉडरेट डीएक्टिवेटर। ये आने वाले को डीएक्टिवेट करेंगे लेकिन मॉडरेट तरीके से, दे आर मॉडरेट डीएक्टिवेटर, मॉडरेट डीएक्टिवेटर। इधर मैं लिखता हूं मॉडरेट डीएक्टिवेटर, मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स, राइट। और इसके नीचे अगर कुछ ग्रुप और लिख लूं मैं, इसके नीचे मैं लिखूं जैसे कि CN हो जाए यानी साइनाइड हो जाए, राइट, SO3H हो जाए, सल्फोनिक ग्रुप हो जाए, और NR3 प्लस, NR3 प्लस हो जाए, या NR2H, NR2H प्लस हो जाए, या NRH2 प्लस हो जाए, NRH2 प्लस हो जाए एज ए ग्रुप, या NH3 प्लस हो जाए, इनमें से कोई भी हो जाए यहां पे। और इसके नीचे यहां लिख रहा हूं मैं NO2। ये जो ग्रुप है बेटा ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स हैं, ये सारे के सारे ग्रुप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, साइनाइड से लेके यहां तक दे आर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स। और आपको बताऊं कि जो NO2 है स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटर, NO2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटर कौन? NO2। और ये जितने भी ग्रुप हैं यहां से लेके यहां तक आई के नीचे वाले, ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा ये सब के सब, यहां से लेके यहां तक। इनफैक्ट मैं यहां से इसको और थोड़ा सा करेक्ट करूं, आगे तक ले जाऊं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से लेके यानी ये जो एल्डिहाइड से लेके यहां नीचे तक आप आएंगे, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे ग्रुप यानी NO2 तक अगर जाएं आप, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं बेटा दे आर मेटा डायरेक्टर्स, all are मेटा डायरेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है, प्लीज इसको कॉपी कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि काफी काफी हद तक चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब आगे कुछ चीजों को मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू लेके एक्सप्लेन करता चलूंगा। जैसे कि बेटा अब अपने को मान लिया जाए कि कुछ केसेस हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 2 ERG लगे हैं, बेंजीन रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ भी लगा है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ भी लगा है, या सपोज करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है कि भाई हम रिंग में चले जाएं। अब एक एक्टिवेटर है, दूसरा डीएक्टिवेटर है, तो कौन डिसीजन लेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाना है? हु विल टेक डिसीजन, राइट? तो हियर यू कैन से कि डिसीजन विल बी टेकन बाय एक्टिवेटर, हियर decision will be taken by एक्टिवेटर। एक्टिवेटर बताएगा कि कहां जाना है, इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन क्या होगी। तो एक्टिवेटर आर्थो पैराडायरेक्टिंग होगा, वो चाहेगा जहां वो चाहेगा। एक्टिवेटर का मतलब क्या? ERG विल डिसाइड कि आने वाला ग्रुप कहां पे लगेगा, राइट? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं कि अगर आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक जगह पे यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है NO2, नाइट्रो लगा हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और OH क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, सपोज करो कि क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आ गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन कहां लगे, कौन डिसाइड करेगा? तो ERG यानी जो OH ग्रुप है ये डिसाइड करेगा। ये आर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप ये बताएगा कि कहां जाओ। तो इसका पैरा पोजीशन ये है और इसका ये आर्थो यहां नहीं जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 ग्रुप लगातार हो जाएंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। यानी ये पोजीशन और ये पोजीशन, 2 पोजीशन ये सुटेबल है
जहां पे जाके क्लोरीन लगेगा, मतलब वो प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनेगा। और आप देखें कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक तो OH यहाँ पे है और यहाँ पे NO2 है। आप देखें कि यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा एक पैरा पे, और प्लस उसी के आर्थो पे भी एक पॉसिबिलिटी है, OH के इस साइड वाले आर्थो पे ध्यान रखिएगा, उस साइड तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यानी OH, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका NO2। आपको कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उस तरीके का नहीं करना है कि ऐसा करने से 3 ग्रुप लगातार बेंजीन रिंग में कंटिन्यूटी में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी जो है काफी ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगी। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। यानी किसी भी रिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ध्यान रखिएगा, ये एक केस ये हो गया। दूसरा यहीं पे मैं केस लेता हूं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कराता हूं मैं आपको कि इफ द साइज ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप इन द रिंग इनकमिंग, if the size of already present group in the ring or incoming group is large, then major product will be para. Then major product will be para. Major product will be para isomer. ये ध्यान देने की बात है कि कोई अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, वो लार्ज है या आने वाला ग्रुप लार्ज है, तो जो प्रेफर करेंगे मेजॉरिटी में वो पैरा क्या होगा? अब मेजर होगा। एक पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसके कि इफ बोथ आर द स्मॉलेस्ट या बोथ आर द स्मॉल और नॉर्मल साइज, इफ बोथ आर स्मॉल यानी कि ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप और आने वाला ग्रुप, इफ बोथ आर स्मॉल और नॉर्मल size, then ortho product will be major. इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, उनकी अपनी एक अलग वजह हो, वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, बट जनरली आप ध्यान रखें कि बेंजीन रिंग में प्रेजेंट ग्रुप बल्कि हो या आने वाला बल्कि हो, तो फिर क्या करेंगे? आर्थो को मेजर नहीं मानेंगे, पैरा को मेजर मानेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप और आने वाला ग्रुप स्मॉल हो या नॉर्मल हो, तो उस केस में आर्थो आइसोमर क्या होगा बेटा? वो माना जाएगा, आपका मेजर माना जाएगा। एनीवे, अब जैसा देखिए आप यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा बेंजीन का डेरिवेटिव है, यहाँ पे जो ग्रुप लगा है बेटा, ये कुछ ऐसा ग्रुप लगा है, CH3 काफी बल्कि ग्रुप लगा दिया, CH3 ये ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हो SO3, और SO3 इलेक्ट्रोफाइल भी काफी बल्कि है। तो अब आप देखो, ये आप डायरेक्ट ग्रुप तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनने की पॉसिबिलिटी, एक तो ये है कि ये भाई ये आपका एज इट इज रहे और यहाँ पे SO3 लग जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पैरा पे SO3 लग जाए, क्योंकि आने वाला तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये क्या है? OP यानी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो एक तो आर्थो आइसोमर बनेगा और पैरा आइसोमर बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये ग्रुप बल्कि है, ये भी बल्कि, लार्ज साइज के दोनों है, तो इस वाले केस में रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए जो पैरा वाला है क्या हो जाएगा? मेजर। पैरा वाला मेजर हो जाएगा, और आर्थो वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप देखें दोनों बल्कि थे, मतलब आप देखें कि ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप ये जो ग्रुप है और आने वाला ग्रुप, ये दोनों क्या थे? बल्कि, यानी बोथ वेयर बल्कि, बोथ आर बल्कि। और उस केस में आप देखिए कि जो मेजर हो गया वो पैरा वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर हो गया। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था, शायद आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है।
इनफैक्ट अगर यहाँ पे क्लोरीन भी आप लेते, क्लोरीन भी अगर आप इसके साथ लेते तो भी आप देखते कि मेजर बनता क्या, पैरा वाला। मतलब आपके पास बेंजीन इस तरह से है, अब आप यहाँ पे क्लोरोनियम आयन ले लें आप, अब ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थो भी प्रोडक्ट बनेगा और पैरा भी बनेगा, लेकिन जो पैरा वाला है वो मेजर हो जाएगा। ये आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे क्लोरीन आर्थो और पैरा वाला जो है क्लोरीन पैरा पे लग जाएगा अगर क्लोरीन, तो आप ये देखेंगे कि ये मेजर बन जाएगा और आर्थो वाला क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। प्लीज इस कॉपी कर लें इस बात को। तो एक भी ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग में प्रेजेंट ग्रुप या आने वाला ग्रुप, इनमें से कोई भी अगर बल्कि है और दोनों बल्कि है तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो पैरा बनेगा ही, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। अगर उनमें से कोई एक भी अगर बल्कि है तो भी आप उस कंडीशन में मान लीजिए कि पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा। ठीक बात है। और आपको मैं बताऊं कि हेलोजेंस जो होते हैं जनरली, फ्लोरीन को अगर माने तो स्मॉल है, फ्लोरीन के साइज को आप स्मॉल मान सकते हैं, और क्लोरीन ब्रोमीन मॉडरेट, और इनफैक्ट क्लोरीन को मॉडरेट साइज का मान सकते हैं, और जो ब्रोमीन है या आयोडीन है ये लार्ज साइज माना जाएगा। इनको अगर कहीं प्रेजेंट है तो इनको लार्ज साइज का माना जाएगा। इस बात को नोट कर लिया जाए। अच्छा, अगर एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे आप, एल्काइल ग्रुप में किसको आप लार्ज मानेंगे और किसको स्मॉल मानेंगे, तो मैं आपको एल्काइल ग्रुप में भी बता दे रहा हूं। एल्काइल ग्रुप में बेटा अगर आपके पास कुछ ऐसा है, इस तरह का कोई ग्रुप है, CH3 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 और ये वैलेंसी खाली है, मतलब टर्सरी टाइप का ग्रुप है, या सेकेंडरी ग्रुप भी अगर आपके पास है, CH3 इधर H लग जाए और इधर CH3 लग जाए और ये वैलेंसी खाली है, राइट। और इसके बाद अगर आप देखें कि एक CH3 और दो H लग जाएं, इधर H इधर H, ये एक ग्रुप हो सकता है। और मिथाइल यानी कि तीनों H लग जाएं, ये तीनों H लग जाएं, इस तरह से और ग्रुप ये हो सकता है। सो देखेंगे आप कि जैसे जैसे आप इधर से इस तरफ से इधर की तरफ आप जाएंगे, आप देखिए ग्रुप का साइज क्या होता चला रहा है, छोटा, वैसे वैसे आर्थो प्रोडक्ट की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। मतलब चांस ऑफ आर्थो प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट increases and para product decreases। जैसे जैसे ग्रुप का साइज कम होता जाएगा, आर्थो आइसोमर की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और पैरा की पॉसिबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, इसी तरह से मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल के टर्म में लिखूं। इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैं अगर बात लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जरा देखिए। इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैं लिखना चाहूंगा कि आपके पास मान लो कि क्लोरीनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल है, एक जगह पे आपको इससे बड़ा इलेक्ट्रोफाइल CH3+ है, और इलेक्ट्रोफाइल आप देखिए कि NO2+ है, नाइट्रोनियम, और इलेक्ट्रोफाइल देखिए SO3 है। इलेक्ट्रोफाइल इधर देखिए आप बढ़ रहा है, मतलब आप देखिए इस तरफ इलेक्ट्रोफाइल बढ़ रहा है, तो किसका चांस बढ़ेगा, चांस ऑफ पैरा प्रोडक्ट इंक्रीजेज या चांस ऑफ पैरा प्रोडक्ट डिक्रीजेज। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, मिथाइल, नाइट्रो, SO3 इस तरह के हैं। तो जो ये आने वाले हैं बेटा, जितना बड़ा होगा तो पैरा, यानी चांस ऑफ पैरा, इलेक्ट्रोफाइल के टर्म में देखेंगे तो चांस ऑफ पैरा प्रोडक्ट इंक्रीजेज, पैरा प्रोडक्ट इंक्रीजेज। राइट, इसको नोट कर लिया जाए। अब कुछ केसेस कई बार ऐसे भी मिल जाते हैं अपने को कि एक ही रिंग में बेटा दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाते हैं, एक ही रिंग में दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए। मान लिया जाए कि अपने पास कुछ ऐसा है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे भी लग गया, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गए। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसके कहने के हिसाब से जाए, किसके इन्फ्लुएंस में जाए और कहाँ जाए। So position of electrophile will decided by strong ERG,
मतलब इस केस में क्या होगा कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल will be decided by strong ERG, strong इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि आखिर वो कहां जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहें कि बेंजीन रिंग में एक साइड लगा है O-, आप देखिए कि यहाँ पे O- लगा है और यहाँ पे आपका लग गया है सपोज करें OCH3। अब दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, लेकिन पोजीशन में आप देखेंगे तो O- सबसे ऊपर आएगा। देख लें आपने अभी भी सीरीज थोड़ी देर पहले बनाई है कि O- क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। सो O- विल टेक डिसीजन कि वो कहां जाएगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखिए यहाँ पे कि इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पे दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल E+ किसके हिसाब से जाएगा, ये जाएगा O- के हिसाब से। तो O- आर्थो पैराडाक्टिंग है और इसका पैरा ब्लॉक है, लेकिन इसका आर्थो पोजीशन ये देखें, ये या ये पोजीशन खाली है तो इलेक्ट्रोफाइल इसके आर्थो पे लगेगा, किसी एक आर्थो पे लगेगा। आप देखिए कि प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा OCH3, यहाँ पे O- ऑलरेडी है और इस साइड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को डिसीजन लेना है। कई बार हो सकता है कि कुछ कंडीशन ऐसी मिले कि दोनों ERG एक ही पोजीशन को सजेस्ट कर रहे हो। मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन है इसका आर्थो है, इस वाले पहले का आर्थो लेकिन दूसरे का पैरा है, और ये जो पोजीशन है इसका आर्थो और उसका पैरा है। तो काफी अच्छी अच्छी पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं जिस पोजीशन पे वहां जाएगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है इस केस में तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहां भी जा सकता है और इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जा सकता है, क्योंकि एक का आर्थो दूसरे का पैरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मुझे लगता है कि काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी मैं समझाने में सफल रहा कि आने वाला ग्रुप कहाँ पे जाके किस तरह से लगेगा, और उसकी सीरीज मैंने आपको बता दी। आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये चीजें भी मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग बेटा इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।